आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही श्रीमती दीप्ति अग्रवाल जी, आदरणीय ताई जी, आदरणीय अंजना जी और मातृशक्ति यहाँ जो बैठी हुई है, बुजुर्गों, युवा साथियों, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आयोजकों को जिन्होंने इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया। संचालित करने वाली बहन की एक गलती को सुधारना चाहता हूं। उस बहन ने कहा कि मैंने 4 पीएचडी, चौथी पीएचडी मेरी चल रही है, तो बहन डीलिट के बाद पीएचडी की आवश्यकता नहीं होती। मेरे साहित्य पर 4 पीएचडी हो रही है, जिनमें से 2 मध्य प्रदेश में। वास्तव में आज 69वां गणतंत्र दिवस है। आप सबको मैं बधाई देना चाहता हूं और चिंतन के लिए कुछ शब्द भी रखना चाहता हूं। सबसे पहले मातृ वंदना कर लूं, क्योंकि इनकी कृपा से ही सब कुछ है, इसलिए अपनी कुछ पंक्तियों के साथ मातृ वंदना कर रहा हूं। माँ है नहीं मात्र संबोधन, आप सबको समर्पित है। माँ है नहीं मात्र संबोधन, नहीं शब्द ये जग में, माँ की ममता की महिमा का रक्त बहे रग रग। जितनी श्रद्धामयी दृष्टि माँ उतनी ही श्रद्धेया, माँ की मंगलमयी कीर्तन बंद सतत है गया। अब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग देखिए, शक्ति पुल्लिंग शब्दों में नहीं है। ये नेत्रों की ज्योति, अब नेत्र हो ज्योति ना हो, ये नेत्रों की ज्योति सत्य की भी अभिव्यक्ति यही है। मुख को जीव, जीव को भाषा, वाणी शक्ति यही है। यही देह की प्रीति रीति अनुरक्ति विरक्ति यही है। व्यष्टि समष्टि सृष्टि की कारक साधक शक्ति यही है। यही देह और देह प्राण भी प्राण प्राण की रूपा, रिद्धि सिद्धि के रूप विराजे नमन करे स्वरूपा। लेकिन एक सावधानी बरतनी, केवल देह को सबनी को ही यदि हमने मां माना, तो मां की विस्तीर्ण परिधि को अभी नहीं पहचाना। पालन करने वाली समता मां जग में कहलाती, निज आंचल से निसंतति का तनमन अमर बनाती। जननी बनकर कभी इसी ने निज आंचल लहराया, कभी जन्मभू बनकर इसने अपना धर्म निभाया। गो माता बन कभी दे रही सुधाधार कल्याणी, कभी ज्योतिवाही चिंतन को व्यक्त कर देगी वाणी। गंगा गीता गायत्री में माँ ही बिंबायित है, कभी रविंद्र का हृदय मातृ बंधन को लाए लाते थे। भारत माता की। मैंने कहा कि मातृ वंदना कर लो। हमारी बहन ने मनुस्मृति के श्लोक का उदाहरण दिया, यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते पुत्र देवता। जब दुनिया के लोग ये विचार करते हैं कि रोम, स्पार्टा, यूनान जैसी समृद्ध संस्कृतियां समाप्त हो गई, लेकिन भारत की संस्कृति समाप्त नहीं हुई। इतने आक्रमण सहे, आतताइयों के अत्याचार सहे, लेकिन आज तक हिंदुस्तान जीवित है। अगर उसका कोई कारण है, मुझसे कोई पूछता है तो मैं बताता हूँ, भारत की संस्कृति किसी मंदिर में नहीं बसती, भारत की संस्कृति किसी गुरुद्वारे में नहीं बसती, भारत की संस्कृति माँ के हृदय में बसती है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करती है। इसलिए न भारत कभी मरा है, न भारत कभी मरेगा। जब तक माँ है तब तक भारत रहेगा, और जब तक भारत रहेगा तब तक माँ रहेगा। कुछ लोगों को हमारी बातें खराब लग सकती हैं, जो मैं आगे कहने जा रहा हूं। विचार करने की आवश्यकता है कि आज 68 वर्ष हो गए हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता की बात की जाती है, लेकिन क्या कारण है कि आज तक भारत स्वतंत्रता के पश्चात देशभक्ति के जिस मुहाने पर खड़ा होना चाहिए था, देशभक्ति के उस मुहाने पर नहीं खड़ा है। 1947 से पहले का साहित्य उठाकर देखेंगे। मैं साहित्य का अध्येता हूँ, साहित्य पढ़ता हूँ। उस समय वंदे मातरम के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर हमारा तैयार रहते थे। लेकिन वही शिक्षा मंत्री बनने के बाद जब मैं वंदे मातरम अनिवार्य किया, तो मेरे खिलाफ फटना जारी हुआ।
हमारी ही सरकार ने मुझसे दबाव बनाया, ये वंदे मातरम का आदेश वापस ले लीजिए। मेरी बहन यहाँ पर बैठी है जयश्री, उस समय मेरी पत्नी टाटा हॉस्पिटल में मौत से संघर्ष कर रही थी। उस समय उसको ब्लड कैंसर हुआ था। जब हमारे मुख्यमंत्री का टेलीफोन मेरे पास आया कि आपको ये वापस करना है, मैं अपनी पत्नी की तरफ देख रहा था, डॉक्टरों ने मना कर दिया था। और जब पत्नी ने गर्दन हिलाई तो मैंने सीधे मुख्यमंत्री को कहा, मैं पद से हटने के लिए तैयार हूं, लेकिन वंदे मातरम आदेश लेकर और मैंने वंदे मातरम आदेश को वापस ले लिया। ये जब मुझे मंत्रिमंडल छोड़ना पड़ा, मुझे गर्व है जब मैं मध्य प्रदेश में पहली बार किसी काम से, आप जानते हैं आपका एक वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं मनोज श्रीवास्तव, उनसे मिलने के लिए गया। मैंने अपना कार्ड भेजा, उन्होंने तुरंत बुला लिया और खड़े होकर मेरा अभिनंदन किया। बाद में जब मैंने परिचय दिया, मैं रविंद्र शुक्ला, उन्होंने कहा मैं आपको भली प्रकार जानता हूँ। मैंने कहा मैं तो आज पहली बार मिलता हूँ। उन्होंने घंटी बजाई और एक पुस्तक उन्होंने लिखी, वो पुस्तक मेरे सामने रखी, बोले पेज नंबर 2 और 3 पर देखिए। मैंने जब देखा तो आश्चर्य लगा, वंदे मातरम के संबंध में मेरा लिया गया पूरा निर्णय उसमें लिखा हुआ। वीवी सिलंडर ने भी मुझसे जब ये वार्ता की थी तो मैंने कहा था कि स्वतंत्रता के पहले वंदे मातरम पर बलिदान होने वाले बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात बलिदानियों के लिस्ट में अगर नाम लिखा जाएगा तो मेरा भी कहीं न कहीं नाम लिखा होगा। इसलिए मुझे प्रसन्नता है कि मैं पद से छोड़ रहा हूं। अब आपको एक आश्चर्य लगा होगा, मैं आप बात करने जा रहा हूं, लगेगा ही, निश्चित रूप से लगेगा, कुछ लोगों को खराब भी लग सकता है, पहले ही क्षमा मांग ले रहा हूं। आपको मालूम है कि 15 अगस्त को झंडा नहीं फहराया गया था, 16 अगस्त को झंडा फहरा था, लेकिन 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है मालूम है? मित्र देशों की सेनाएं ये 15 अगस्त को जीती थी, इसलिए 15 अगस्त अंग्रेजों के द्वारा तय करके 15 अगस्त तय किया गया। 16 अगस्त को झंडा फहराया गया, लेकिन आज झंडा 15 अगस्त को फहरता है। एक समाचार दे रहा हूं, ये नए नए समाचार मेरे पास मिलेंगे तो आप लिखते जाइएगा और देख लीजिएगा, चुनौती देता हूं, कोई गलत साबित कर देना। 14 अगस्त की रात को लेडी माउंटबेटन के साथ बैठकर जो तत्कालीन प्रधानमंत्री बाद में बने, उन्होंने समझौते पर हस्ताक्षर किए मेरे मित्रों। वो हस्ताक्षर उपलब्ध है, जरा देख लीजिएगा वो क्या हुआ था समझौता। आज हम अपने आप को स्वतंत्र कहते हैं, लेकिन पूछना चाहता हूं कि आपके राष्ट्रपति और आपके प्रधानमंत्री अगर इंग्लैंड में जाते हैं तो आपके प्रधानमंत्री और आपके राष्ट्रपति को वीजा और पासपोर्ट लगेगा, लेकिन ब्रिटेन की महारानी हिंदुस्तान आएगी तो उसको वीजा और पासपोर्ट नहीं लगता। और केवल यही नहीं लगता, बल्कि 71 देश में 72 देश इस समय स्वतंत्र हुए थे जिसमें बर्मा ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किए, 71 देशों ने उस समझौते पर हस्ताक्षर किए। एक अलग से भारत का उस समय हस्ताक्षर हुए। इन 71 देशों को कॉमनवेल्थ कहा जाता है। आप बार बार सुनते हैं कॉमनवेल्थ सम्मेलन। ये कॉमनवेल्थ अगर अंग्रेजी जानने वाले लोग हैं, अंग्रेजी के अध्येता भी यहाँ बैठे हुए जिन्होंने अंग्रेजी में MA किया है, मैं अंग्रेजी का विद्यार्थी बन रहा हूँ, लेकिन कॉमनवेल्थ का मतलब होता है संयुक्त संपत्ति। इन 71 देशों में अंग्रेजों की महारानी को वीजा नहीं लगता, पासपोर्ट नहीं लगता, और तो और हिंदुस्तान के अंदर भारत के राष्ट्रपति को केवल 21 तोपों की सलामी दी जाती है और किसी को नहीं। लेकिन महारानी जब आती है तो उसको 21 तोपों की सलामी दी जाती है। पिछले बार महारानी आई थी, प्रणब मुखर्जी जी उस कार्यक्रम में थे। जब कार्ड छपा था, प्रथम स्थान पर महारानी का नाम था मेरे मित्रों, प्रथम स्थान पर महारानी का नाम था। प्रणब मुखर्जी हमारे राष्ट्रपति का नाम नहीं था। इसका क्या तात्पर्य? आप एक बात बताइए, आप कभी स्टेशन जाते होंगे, एच व्हीलर देखा है? जरा पढ़िए, जरा नेट खोलिए और एच व्हीलर देखिए कौन है ये। एच व्हीलर इसने बिठूर से लेकर के
और गंगा यमुना के द्वार के गोद में खेलने वाले बच्चे से लेकर बूढ़ तक की 50,000 से ऊपर लोगों की हत्या की, यह अंग्रेज अधिकारी था। इसके नाम से इंग्लैंड में कंपनी बनी, वो कंपनी का नाम आज तक नहीं बदला गया। वो एच व्हीलर के नाम पर आज भी स्टेशन पर हमको चिढ़ा रही है। क्यों? क्योंकि वो समझौते में लिखा हुआ है कि हिंदुस्तान के अंदर जितने भी नाम रोडों के हैं, जितने भी नाम भवनों के हैं, उन भवनों के नाम, उन रोडों के नाम बदले नहीं जाएंगे। बोलो कोई बदला गया? अभी लखनऊ के अंदर केजीएमसी हॉस्पिटल का नाम बदलने का प्रयत्न किया गया, हमारी सरकार ने किया, हंगामा हो गया, फिर से केजीएमसी नाम करना पड़ा। किसी भी भवन का कोई रूप परिवर्तन आज तक हुआ हो तो बता दीजिए, जो अंग्रेजों के समय बने थे। एक भी परिवर्तन नहीं हुआ आज तक, न होगा। और मालूम है, इसी एग्रीमेंट को 100 वर्ष के लिए केवल सत्ता का हस्तांतरण हुआ था, केवल 100 वर्ष के लिए, 2047 तक के लिए। ये उसका हस्ताक्षर है। उसमें यह भी है कि सुभाष चंद्र बोस को अगर जिंदा मुर्दा कहीं भी पकड़ा जाएगा तो उनको प्रत्यर्पित किया जाएगा। इसलिए सुभाष चंद्र बोस कभी खुलकर सामने नहीं आए, क्योंकि हस्ताक्षर है, कभी सामने नहीं आए। आप कह रहे होंगे ये क्या क्या बातें आप करने बैठते हैं? अगर ये हिंदुस्तान की जनता नहीं जानेगी तो कैसे काम चलेगा? मैं यूनिवर्सिटी में भी 3 दिन पहले ही बोल रहा था, बच्चों ने पूछ लिया कि अगर आप बताइए कि 2047 में क्या सत्ता हस्तांतरित हो जाएगी? मैंने कहा कौन माई का लाला विश्व के अंदर है, भारत की तरफ आप उठा के देख ले। लेकिन ये हुआ, रात के अंधेरे में हुआ, और इसका प्रमाण देता हूं मेरे भाइयों बहनों, आप जरा उठा करके देखिए। उस समय महात्मा गांधी नोआखाली में थे, वहां से उन्होंने प्रेस रिलीज जारी की। उन्होंने लिखित रूप से कहा, ये जो तथाकथित फ्रीडम देश के अंदर आ रही है, इसको लाने वाला मैं नहीं हूं, मैं इसका विरोध करता हूं। और उन्होंने प्रेस रिलीज में लिखा कि तथाकथित उस सत्ता के लोलुप लोगों ने हमें धोखे में रखकर ये हस्ताक्षर किए गए। ये महात्मा गांधी की प्रेस रिलीज, ये नोआखाली से हुई, आप देख लीजिएगा, मिल जाएगी आप। और उन सारे जो तय हुए थे त्योहार, जो उत्सव मनाने के दिन तय हुए थे, एक भी कार्यक्रम में महात्मा गांधी और विनोबा भावे दोनों लोग किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। आप देख लीजिए, किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। ये स्थिति इस देश की है। और इसका परिणाम क्या हुआ? एक गीत गाया गया इस देश के अंदर, आप याद करिए, देती हमें आजादी बिना खट बिना ढाल। मैं प्रणाम करता हूं महात्मा गांधी की देशभक्ति को, मैं उनको बापू मानता हूं, नमन करता हूं। उनकी देशभक्ति पर मुझे किसी तरह का भी संदेह नहीं है, मैं नमन करता हूं। लेकिन इसके बाद भी इस देश के अंदर कुछ लोगों को खुश करने के लिए और क्रांतिकारियों का इतिहास भुलाने के लिए इस देश के अंदर ये षड्यंत्र हुआ। एक गीत गाया गया, देती हमें आजादी बिना खट बिना ढाल। अरे बिना खट बिना ढाल अगर आजादी मिल गई तो भगत सिंह क्यों मरे, चंद्रशेखर आजाद क्यों मरे, सुखदेव क्यों मरे, राजगुरु क्यों मरे? और वही नहीं, बल्कि 4 क्रांतिकारियों से भरे हुए जहाज और ट्रेनिंग लेकर रसा से आए थे। उनका एक का नाम फ्रांसिस्कोरिया, एक कामागाटा मारू, जैसे 4 जहाज, एक जहाज को समुद्र के बीच में रोककर जिसमें हजारों क्रांतिकारी भरे हुए थे, उनका राशन पानी खत्म कर दिया गया। और राशन पानी खत्म करने के बाद उनको तड़प तड़प कर मारा गया। बाकी कामागाटा मारू जहाज ये कलकत्ता के बंदरगाह पर लगा करके गोलियों से छली कर दिया गया, लाइन से उतारा गया, सबको मार डाला गया। उसमें केवल एक बाबा पृथ्वी सिंह बचे थे, वो लाशों के बीच में दब गए थे। आपको मालूम होगा बहुत बड़े क्रांतिकारी बने। बाकी 2 जहाजों को भी इसी तरह मार डाला गया। आज तक उसी समझौते के अनुसार एनसीईआरटी आपको पढ़ा रही थी, भगत सिंह आतंकवादी थे, ये उसी समझौते में है। ये सब आतंकवादी कहे गए। अभी अगर सुप्रीम कोर्ट निर्णय न देता तो अभी भी एनसीईआरटी भगत सिंह को आतंकवादी पढ़ा रही थी। पढ़ा रही थी कि नहीं? मैं गलत कह रहा हूं, मुझे टोक दीजिए। ये आतंकवादी पढ़ाएगा और
उसका परिणाम क्या हुआ? जब लोगों को लगा कि ये आजादी बड़े आसानी से आ गई, उसका परिणाम ये हुआ मेरे मित्रों कि एक यूनिवर्सिटी में खड़ा होकर के एक हमारा ही कन्हैया, हमारे ही खून से पैदा हुआ एक चिल्लाकर वंदे मातरम का विरोध करता है, भारत तेरे टुकड़े होंगे। मैं आपसे पूछता हूं, जरा एक बात दिल पे हाथ रख के पूछिएगा अपने आप से, क्या स्वतंत्रता के बाद अभी 10-15 साल पहले तक किसी की हिम्मत थी कि टीवी पर बैठ करके भारत के विरोध में बात करें, खुलकर बात करें, काट डालने मार डालने की बात करें, बर्बाद कर देने की बात करें, भारत को पूरा समाप्त कर देने की बात करें? इस देश के अंदर ये शुरू हुआ है। ये क्यों शुरू हुआ है मालूम है? ये आतंकवाद भी केवल इस कारण से है, इसलिए कि भारतवर्ष ने राष्ट्रभक्ति का जज्बा कम कर दिया। हम जिस धरती से आते हैं, जिस धरती पर आप बैठे हैं, ये महान लोगों की धरती है। मैं अक्सर कहता हूं ये वो धरती है जहां साहित्यकार के कंधे को लगाने वाला छत्रसाल पैदा हुआ था। ये वो धरती है जहां साहित्यकारों पे अगर साहित्य को निकाल दिया जाए तो हिंदुस्तान के दर्शन और इतिहास पूरे शून्य हो जाएंगे। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, आपको गर्व का अनुभव होना चाहिए बुंदेलखंड के लोगों को, इसलिए गर्व का अनुभव होना चाहिए। संस्कृत में सबसे प्रसिद्ध हैं वेद, है कि नहीं? वेद व्यास जी कहाँ हुए? बुंदेलखंड हुए कि नहीं हुए? महाभारत किसने लिखा? व्यास जी ने। कहाँ हुए? बुंदेलखंड में। उसमें से ही गीता निकली। वाल्मीकि रामायण कहाँ लिखी गई? बांद्रा में, लालपुर लिखी गई। ये अगर साहित्य पूरा संस्कृत से निकाल दिया जाए मेरे मित्रों, तो संस्कृत का साहित्य क्या रह जाएगा? अब आप हिंदी में बहुत भी यही हुए, आप हिंदी पाइए, घर घर में पूरे हिंदुस्तान के अंदर पूंजी है रामचरितमानस, वो भी इसी धरती में थी। पूरे हिंदुस्तान के अंदर दर्शन और संस्कृत के नाम पर जो पहचान देने वाली पुस्तकें हैं, वो आपके पूर्वजों ने लिखी हैं, आपके पूर्वजों ने सारी दुनिया को दी है। सारा दर्शन इस धरती में दिया है, इसलिए इस धरती को नमन करते हुए अपने आप पर गर्व और अनुभव करिए। यही पर महारानी लक्ष्मीबाई, यही पर छत्रसाल हुए, जिसके बारे में भूषण ने कहा था, प्रतिबल कट कटी लेके टिका 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 लिखा सो के लट कले उठे तकाल को, पक्षी पर्ची ने ऐसे परे पक्षी ने वीर, तेरी वर्षी ने है खलन। दुनिया के लोग जब कबीलों में रहते थे मेरे मित्रों, तब हिंदुस्तान की धरती वेदों की रचना करती थी। मैं अक्सर जाता हूं कि बोलने के लिए, तो मैं उस इतिहास को देखता हूं जिस इतिहास को अंग्रेजों की सह पर लिखा गया। 1806 में कर्नल टॉड आया, मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट को करके, उसने त्याग पत्र देकर के पूरे हिंदुस्तान में घूमा। लॉर्ड मैकाले आया, पूरे हिंदुस्तान में घूमा। लॉर्ड मैकाले का एक वक्तव्य 2 फरवरी 1835 का आप अखबारों में जो छपा है, उसकी कटिंग आपके टेप पर उपलब्ध है, जरा एक बार पढ़ लीजिए। उसने कहा मैं हिंदुस्तान के कोने कोने में घूमा हूं, सबको देखा है, यहाँ बड़े स्पिरिचुअल पावर के लोग हैं, कोई भिखारी नहीं मिला, कोई चोर नहीं मिला, कोई लंपट नहीं मिला, बहुत ही समृद्ध लोग हैं, बहुत ही सौहार्द से रहने वाले लोग हैं, ये नेट पर उपलब्ध है, आप पढ़ लीजिएगा। 2 फरवरी 1835 का ये वक्तव्य जो उसने लंदन में अपने संसद में दिया था, 28 दिन तक उसका भाषण चला था, और उसने कहा था कि भारत के अंदर ऐसे लोगों को पैदा करना चाहते हैं जो अपनी संस्कृति की सराहना से घृणा करेंगे, मट्ठा डालेंगे उसकी जड़ों में, उसको सड़ाएंगे और वो हमारे लिए काम करेंगे। मैं अभी कलकत्ता गया बोलने के, मैंने वहां एक बात कहती तो बड़ा लोगों ने विरोध किया। मैंने कहा कि रविन्द्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, तो बड़ा आश्चर्य हुआ। लोग एक खड़े हो गए उसमें से तथाकथित वामपंथी, उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि आप ये किस आधार पर कह रहे? तो मैंने कहा आप पता कर लीजिए, मुझे जो पता है मैं बता दे रहा हूं। जब उनकी बंगला की गीतांजलि अंग्रेजों के पास पहुंची, उस समिति के पास पहुंची, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि आप इसको अंग्रेजी में अनुवाद कर दीजिए। गीतांजलि का अगर अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे तो मैं विचार करूंगा।
स्वयं रविन्द्रनाथ टैगोर ने बैठकर गीतांजलि का अनुवाद करवाया अंग्रेजी में, और जब अंग्रेजी के अनुवाद की प्रति उनके पास पहुंची उसको लिखा। क्यों? क्योंकि रविन्द्रनाथ ठाकुर की अंग्रेजी को अगर हम नोबेल पुरस्कार दे देंगे तो हिंदुस्तान में अंग्रेजी चारों तरफ फैल जाए। और इसके बाद ही एक आदेश हुआ कि अंग्रेजी जानने वाला ही हिंदुस्तान के अंदर नौकरी पाएगा। हिंदुस्तान के अंदर आप देखिए ना, अंग्रेजी अगर 4 शब्द बोलेगा तो अपने आप को लाचार समझता है, हिंदी बोलने में अपमानित महसूस करता है। आज 200 रुपए की मजदूरी करने वाला व्यक्ति कहां पर अपने बच्चे पढ़ाना चाहता है? जहां कॉन्वेंट लिखा हो वो पढ़ाना चाहता है। लेकिन मैं एक बात कहती हूं, अंग्रेजी पढ़े लिखे बच्चे होंगे, मैं एक उदाहरण देता हूं। मैंने स्वयं एक प्रयोग किया। मैंने सिंधिया स्कूल के पढ़े हुए बच्चे से पूछा, मैंने बेटा 167 लिख दो। तो हमसे पूछा ये 167 क्या होता है? मैंने तुम तो कह रहे थे मैं अनुवाद कर दूंगा, जो आप बोलोगे वही कह दूंगा। तब मैंने एक दूसरे हिंदी मीडियम विद्या मंदिर के पढ़े हुए बच्चे को बुलाया। मैंने बेटा 167 को अंग्रेजी में अनुवाद करो। तो उसने कहा 167। मैंने कहा बोलो कर दिया इसने। ये सच है कि नहीं? दुनिया में जितने भी आज तक शिक्षा के आयोग बने वो सारे के सारे ये कहते हैं कि बच्चे की अगर शिक्षा उसकी मातृभाषा में होगी तो उसका सर्वांगीण विकास होगा। हम अंग्रेजी के तो अधिक अच्छे न घर के न घाट, इसीलिए तो ओल्ड होम बन रहे हैं। ओल्ड होम और कोई भी बनवा रहा है, क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति क्या है? जो कमाएगा वो खाएगा। लेकिन हमारी संस्कृति क्या? जो आएगा सो खाएगा। अतिथि देवो भव। आपकी संस्कृति आप भूलते जाए, आपकी भाषा आप भूलते जाए।